हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो बेसिकली आज हम करने वाले हैं ये जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है जो हमारा सीबीएसई ने हमें प्रोवाइड किया है, या मैं कहूँ कि हमारा दिल्ली गवर्नमेंट ने डीओई ने यानी डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने जो हमको ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया है वो हम करने वाले हैं। आपको पता है हम एक जो क्वेश्चन पेपर है वो पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। सैम्पल पेपर देखो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और तब तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब वो कोई ऑफिशियल सोर्स से आ रहा हो। ठीक है जी। तो इसलिए इसे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक क्वेश्चन पेपर है वो मैं पहले ही सॉल्व करवा चुका हूँ, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो जरूर देखना क्योंकि वो सपोर्टिंग मटेरियल वाला है। ठीक है। दूसरी बात है कि मैं एसएसटी के हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अपलोड कर चुका हूँ, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको अभी खुद ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर भी जो है ना 5 नंबर 3 नंबर सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ के अंदर से ही है। ठीक है जी। तो इसलिए मैं बोलूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मस्ट है करना। ठीक है, चलो जी अब हम शुरू कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पहले मैप वाले क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू करने के बाद फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे आएंगे, फिर 3 पे, फिर 2 पे। ठीक है जी। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये लिखा हुआ है कि 868 जो ईस्वी थी उसमें जो जापान के अंदर सबसे पुरानी बुक आपको पता है यार, डायमंड सूत्रा बुक थी। यस सर नो? जापान के अंदर सबसे पुरानी बुक जो थी वो डायमंड सूत्रा थी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई थी। तो जर्मन का जो एकीकरण हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, ये भी आपको पता है कि प्रूशिया द्वारा यानी प्रशा द्वारा हुआ था। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट वाले को, अच्छा अब आप मेरे को ये भी बताना कि प्रशा का जो राजा था ना उसका क्या नाम था, जिसको हम जिसको जर्मनी का किंग बना दिया गया था, जर्मनी का राजा बना दिया गया था। ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि एक एमसीक्यू से भी दूसरा एमसीक्यू बनेगा। यस सर नो? ऐसा नहीं है कि यही उठ के आ जाए, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा बट होगा इसी टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, और जो एमसीक्यू पूछ रहा हूँ उसका आंसर जरूर बताना, और अगर नहीं पता तो सर्च करना, या नीचे जिस भी बच्चे का आंसर सही होगा ना लाइन वाइज सारे आंसर बताना, मैं उसका आंसर जो है पिन कर दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छे से वो आंसर देखने हैं आपको। चलो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो आपका कोल होता है, कोयला होता है, वो कौन सा होता है। तो ये तो सबको पता है, एंथ्रेसाइट होता है सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला। ये आपका जो खनिज संसाधन वाला चैप्टर है ना, पार्ट 5 कक्षा 10 की भूगोल का, वो वाला है। चलो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि मुद्रा का टाइप बताना है। तो ये कौन सी मुद्रा है? मृदा है, मुद्रा कह रहा हूँ, मृदा है। मिट्टी है कौन सी? लाल रंग और भूरे रंग से होती है, मतलब लाल रंग की भी होती है, भूरे रंग की भी होती है ये, और रेतीली होती है। रेतीली से पता ही चल गया यार, रेतीली होती है और इसमें ह्यूमस और नमी की कमी होती है, कम मात्रा होती है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये हमारी मरुस्थली मृदा है, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिड सॉइल है हमारी। यस सर नो? रेतीली नाम से ही पता चल रहा है, रेतीली लिखा हुआ है। चलो, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आते हैं कि काम का अधिकार, जिसको हम राइट टू वर्क कहते हैं, ये किसके अंडर आता है? ये आता है हमारा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये 2005 में जो मनरेगा आया था ना, उसी में ही राइट टू वर्क आया था। यस सर नो? चलो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कृषि और मत्स्य पालन अगर प्राथमिक क्षेत्र में आता है तो बैंकिंग और व्यापार किस में आएगा? ये तो बहुत सिंपल है, ये हमारा तृतीयक क्षेत्र में आएगा। यस सर नो? तृतीयक क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है, ये मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात यार, एमसीक्यू के लिए, क्योंकि देखो आपने 5-5 3-3 नंबर और 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में से कर लिए। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे सर एमसीक्यू का भी कुछ बताओ। तो यार एमसीक्यू के लिए आप हमारा जो मेन पॉइंट स्टडी वाला चैनल है, वैसे तो इस पे भी एमसीक्यू अपलोड कर रखे हैं, बट मैं आपको बोलूंगा अगर आप लाइव करना चाहते हो तो ये जो हमारा भरत कुमार खोरवाल वाला चैनल है ना, यहाँ पर मैं लाइव वगैरह ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ जाना। ठीक है, अभी देखो ये तो वैसे तो मैंने माइक स्ट्रीम चेक करी थी, तो यहाँ पर मैं लाइव वगैरह लूंगा, तो यहाँ पर आ जाना। एमसीक्यू वगैरह की बिल्कुल धुएंधार जो है वो तैयारी करेंगे हम। ठीक है, चलो कहाँ गया वो क्वेश्चन पेपर? ये रहा जी। तो जो हमारी जो बैंकिंग या ट्रेड है ये क्या हो गया? तृतीयक क्षेत्र हो गया। तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से आपको सही मिलान करना है, और इस सब में एक ही जैसी चीजें लिखी हुई है कि मुद्रा का आधुनिक रूप। तो करेंसी नोट, सोने के सिक्के, पशु, अनाज, इनमें से कौन सा मुद्रा का आधुनिक रूप है? तो आपको पता है जो करेंसी नोट है जो आज हम यूज करते हैं वो क्या है? मुद्रा का आधुनिक रूप है। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मेरे को बताना कि जो बहुसंख्यकवाद है वो बेसिकली गृह युद्ध का सामना करना पड़ा था बहुसंख्यकवाद की वजह से। तो किस देश की बात हो रही है? ये श्रीलंका। अब आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि श्रीलंका जो है वो कौन से साल में आज़ाद हुआ था, और श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था। ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से भारत के संविधान के बारे में कौन सी लाइन जो है वो गलत लिखी हुई है, वो बताना है। भारत यह धर्म के आधार पे भेदभाव को नहीं मानता। सही बात है, भारत में धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं होता। यह एक धर्म का राजकीय धर्म प्रदान करता है। क्या भारत का कोई राजकीय धर्म है? भारत का क्या कोई ऑफिशियल रिलीजन है? नहीं। तो इसका आंसर होगा बी। ये वाली लाइन जो है वो गलत लिखी हुई है, भारत का कोई भी जो है वो ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, तो नीचे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, सीधा आंसर बी है। बट हाँ, एक बात और चेक कर लेना, कभी कभार नीचे लिखा होता है
कि ए एंड बी आर करेक्ट, सबसे एंड वाले ऑप्शन में है ना, तो इसलिए ना पूरे एमसीक्यू के सारे देखना, बट यहाँ पर मेरे को साफ दिख रहा है कि बी ही है और बाकी जो है सी और डी में कुछ और लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसका आंसर बी होगा। बट आपको एग्जाम में हर सारे के सारे ऐसा नहीं है कि ए वाले पॉइंट में आपको लग रहा है कि हाँ यार ये वाला पॉइंट गलत लिखा हुआ है फिर बाकी पढ़ो ही ना, क्या पता सारे के सारे सही हो और एंड में लिखा हुआ ऑल ऑफ दी अबव, ऐसा नो, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में कितनी लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है, यस और नो। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि इसमें फीचर बताना है हमारे फेडरलिज्म का, संघवाद की क्या क्या विशेषता है। तो शक्तियां जो होती है विभाजित होती है, सही बात है ना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वो जो हमारी तीसरी सरकार होती है कौन सी, लोकल गवर्नमेंट, तो उसमें पावर डिवाइडेड होती है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में भी पावर का बंटवारा हो रखा होता है। कर कहाँ से लेना है, टैक्स वगैरह ये भी पहले से जो होता है वो डिसाइडेड होता है कि किसको, किस स्टेट को कहाँ से टैक्स मिलेगा, सेंटर को कहाँ से टैक्स मिलेगा, ये भी बता रखा होता है पहले से, ठीक है, ताकि उनको आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल जाए। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, ठीक है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, ऋण यानी लोन, ठीक है, तो लोन के औपचारिक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, बैंक बिल्कुल जो है वो एक औपचारिक है, मतलब देखो जहां पर भी पेपर लेके बिल्कुल अच्छे से सारी की सारी चीजें चेक करके आपको लोन दिया जाता है ना, वो औपचारिक होते हैं। सहकारी समिति बिल्कुल औपचारिक है। जो हमारे ग्रामीण बैंक होते हैं बिल्कुल औपचारिक है। साहूकार औपचारिक नहीं होता क्योंकि इसका डेटा जो होता है वो गवर्नमेंट के पास नहीं होता, किसी के पास भी नहीं होता, ठीक है, तो यानी इसका आंसर है साहूकार, ये एक अनौपचारिक है हमारा, ठीक है। चलो औपचारिक ही पूछा था ना, औपचारिक शामिल नहीं है ना, तो यही होगा साहूकार, औपचारिक में शामिल नहीं है, ये तीनों औपचारिक में शामिल है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये हमारा जो क्वेश्चन है असर्शन और रीजन वाला है। तो संकल्पना पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, छपाई खाने की संख्या में वृद्धि के साथ पुस्तकों के उत्पादन में वृद्धि हुई। क्या ये बात सही लिखी हुई है, ये बात एकदम सही लिखी हुई है। जैसे जैसे बुक बढ़ने लग गई ना, बहुत ज्यादा बुक छपने लग गई, तो लोग पढ़ने वाले भी जो है वो, मतलब जैसे जैसे मशीनें आने लग गई बहुत ज्यादा छपाई वाली, तो वैसे वैसे बुकों की संख्या भी बढ़ने लग गई, ये बात एकदम सही लिखी हुई है। कारण में जो लाइन लिखा हुआ है पहले देखते हैं, योहान गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, सही बात है, आविष्कार किया था 1448 में किया था। उसने सबसे पहले क्या छापा था और कितनी कॉपी छापी थी, आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, 5वां क्वेश्चन है। ओके अब ये दोनों लाइनें सही तो है, बट क्या दोनों का आपस में लेना देना है, याद रखना जब भी आपको लेना देना चेक करना होता है ना, तो आप क्या करो कि पूरी दोनों की दोनों लाइन साथ में पढ़ दो और क्योंकि लगा दो, अगर लाइन का सेंस बने तो सही है, नहीं बने तो गलत है। मैं समझाता हूं कैसे। छपाई खाने की संख्या में वृद्धि के साथ पुस्तकों के उत्पादन में वृद्धि हुई क्योंकि योहान गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। इसका क्या मतलब है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया ये तो सही बात है, बट छपाई खाने में वृद्धि हुई, उत्पादन छपाई खाने की संख्या में वृद्धि के साथ पुस्तक के उत्पादन में वृद्धि हुई, ये बात एकदम सही है, ठीक है। और योहान गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, तो छपाई खाने की संख्या जो है उसमें वृद्धि हुई और साथ साथ पुस्तक उत्पादन में वृद्धि हुई, ये बात एकदम सही लिखी हुई है। योहान गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, देखो दोनों सही है, और एक्चुअल में आप अगर देखो ना तो दोनों का आपस में लेना देना भी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। छपाई खाने में वृद्धि कब हुई, जब बेसिकली हमारे गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस बना ली थी, और जब बना ली थी तो और ज्यादा बुकें जो है और ज्यादा मशीनें आने लगी छपाई खाने की, और जो है पुस्तकों में वृद्धि होने लग गई। तो इसका आंसर होगा जी ए, दोनों सही है और दोनों का आपस में लेना देना है, सही व्याख्या करता है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर भी है ना ये वाला क्वेश्चन मैं एक बार देखूंगा, आराम से पढ़ूंगा क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, बट मैं आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं छोड़ना चाहता, तो इसलिए मैं ना इसका आंसर जो है वेरीफाई करके दोबारा से, वैसे इसके आंसर नहीं लिखे होते बट मेरे को लग रहा है कि इसका आंसर यही होगा, बट आपको क्या लगता है, विद आपको जस्टिफिकेशन नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं फिर भी एक बार पढ़ लेता हूँ। छपाई खाने की संख्या में वृद्धि के साथ पुस्तकों में उत्पादन में वृद्धि हुई, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। इसका आंसर यही होगा, यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू ने बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। बिल्कुल सही बात है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, क्योंकि जो हमारे बहु नदी घाटी परियोजना होती है, यानी जो डैम होते हैं ना, वो किसी भी देश के विकास के लिए एक रास्ता प्रदान करते हैं। तो यानी दोनों सही भी बात है और दोनों का आपस में लेना देना भी है, तो इसका आंसर भी ए होगा, ठीक है, सही व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि परिवहन, भंडारण, संचार आदि तीनों के तीनों जो है वो तृतीयक क्षेत्र है। बिल्कुल सही बात है। ये तृतीयक क्षेत्र क्यों है, क्योंकि तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है, सेवाओं का उत्पादन नहीं होता, ठीक है, यहाँ मतलब चीजों का उत्पादन नहीं होता, यहाँ पर सेवाएं वगैरह दी जाती है, तो यानी ये तीनों के तीनों जो है वो सेवा वगैरह प्रदान करती है, इसलिए ये तृतीयक क्षेत्र में आती है, तो यानी दोनों सही है, दोनों का आपस में लेना देना है, तो इसका आंसर भी ये होगा। सबका आंसर ये है यार, असर्शन और रीजन में तो। चलो
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पशुओं बोल रहा था, पुरुषों के अपेक्षा कम है। यानी हमारे भारत के अंदर जो मेल है वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और फीमेल जो है वो कम पढ़ी पढ़ी लिखी है। तो इसका कारण क्या है कि भारतीय समाज जो है अभी भी वो पितृ प्रधान है। आप कह सकते हो ये पहले पितृ प्रधान है, ये बात तो सही है। और ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से जो है वो महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि पढ़ाया नहीं जाता उनको। ठीक है, माना जाता है जो घर के मेल होते हैं वो उनको लगता है कि नहीं पढ़ाना चाहिए, है ना। तो इस वजह से ये भी सही है और दोनों का आपस में लेना देना भी है, तो इसका आंसर भी ए होगा। नेक्स्ट वाले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट वाला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। टाटा मोटर्स बिल्कुल बहुराष्ट्रीय कंपनी है भारत की। इन्फोसिस पता ही है आपको, हमारे सत्यमूर्ति ऐसे ही नाम था उनका। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा रेनबैक्सी, ये भी जो है ये भी क्या है, ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और ये भी भारत की है। तीनों की तीनों बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत की है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। सरकार बनाना बिल्कुल है, चुनाव लड़ना बिल्कुल है, जनमत सब कुछ ये भी है, और कौन सा कार्य है उपरोक्त सभी चारों के तीनों ऊपर के काम जो है वो राजनीतिक दल के काम होते हैं। ठीक है, इलेक्शन को लड़ना भी, सरकार भी बनाना, और जनमत निर्माण भी। जनमत निर्माण का मतलब आंदोलन वगैरह को वो देना, आंदोलन वगैरह को एक तरह से आग देना आग देना तो नहीं, आंदोलन वगैरह करवाना। ठीक है, चलो उसके लिए लोगों को प्रेरित करना, आप कह सकते हो। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि महिला के लिए कानूनी रूप से उचित हिस्सा देने के लिए क्या कर सकते हो। मतलब जो निर्वाचित संस्थाएं होती है उसमें ना महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो। इसका आंसर तो आपको वैसे ही पता है, देखते ही पता चल रहा है। क्या ना, आप क्या कर सकते हो, निर्वाचित संस्थाओं में ना महिलाओं के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर सकते हो, ताकि जो है उस पर सिर्फ महिलाएं आए और उनका पार्टिसिपेशन बढ़ पाए। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, मैं हिंदी में भी बता देता हूँ आपको। लिखा हुआ है कि लोकतंत्र के मूल्यवान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक व्यवहार के अनुरूप है। इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक व्यवहार के अनुरूप, विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेटिक, मतलब इसमें से कौन सा लोकतांत्रिक व्यवहार के अनुरूप नहीं है। हाँ, नहीं है। देखो यही बात मैं बता रहा हूँ, मेरे से गलती हो रही है ना, मैंने नहीं छोड़ दिया, आपसे भी हो सकती है, और ये बहुत खतरनाक गलती है, आंसर आते हुए भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बिल्कुल होते हैं, व्यक्तियों की गरिमा बिल्कुल बनी रहती है, बहुसंख्यक का शासन नहीं, ये नहीं होता लोकतंत्र में। लोकतंत्र में उसी का शासन होता है जो जीतता है, और यहाँ पर सबकी रिस्पेक्ट होती है, तो यानी ये गलत है, बहुसंख्यक का शासन नहीं होता। ठीक है, चलो अब ये हो गए। अब ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स से बाद में देखेंगे, बट पहले तो मैप वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है जी, चलो मैप वाला क्वेश्चन ये रहा जी। ऊपर आ जाते हैं, ऊपर वाले मैप का क्वेश्चन है ये। चलो ये रहा जी मैप मैप का। ओके, ऊपर और है ठीक है, तो चलो क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में पढ़ दूं हिंदी में एक ही बात है यार। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन है, ठीक है, उसको किस जगह पर जो है वो तोड़ा था। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने किस जगह पर छोड़ा था, या तोड़ा था, या वापस लिया था। पता ही है आपको, चौरी चौरा। चौरा चौरी एक जगह थी बेसिकली गोरखपुर के अंदर, यूपी के अंदर, जिस जहाँ पर आंदोलन हो गए थे। जो हमारे सत्याग्रही थे उन्होंने पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी थी, जिसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो इसका आंसर क्या होगा, ये कहाँ पर है, यूपी के अंदर। यूपी कहाँ पड़ता है, ये यहाँ पर गोरखपुर। एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैप के मार्क्स है ना फ्री के होते हैं। अगर आपने मैप में गलती कर दी ना, तो मेरे को मतलब बहुत ही बुरा लगेगा यार, क्योंकि मैप ऐसी चीज़ है कि थाली में है ना सीबीएसई खुद रख के दे रही है, ये लो जी 5 नंबर फ्री के। बट आप कह रहे हो नहीं 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 हमको नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना आपको। मैप करके जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आधे घंटे में आपके सारे के सारे मैप कवर करवाए हैं विद ट्रिक। विद ट्रिक अभी देखो, अभी मैं कैसे ट्रिक के साथ सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन जब आएंगे जियोग्राफी के मैप के। ठीक है, चलो अब कांग्रेस का सेशन जो हुआ था दिसंबर में, कहाँ हुआ था, 1920 में, ये भी आपको पता है, नागपुर में हुआ था। कोलकाता का हुआ था सितंबर पर, इसके लिए भी ट्रिक बताई थी, नीचे डिस्क्रिप्शन में वो ट्रिक दे रखी है। नेक्स्ट है कांडला पतन। कांडला पोर्ट कहाँ पर पड़ता है अपना, कांडला पोर्ट ये पड़ता है जी गुजरात में। ठीक है, और गुजरात का है बिल्कुल यहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, कांडला पोर्ट यहाँ पड़ता है, और बिल्कुल पानी के पास लगा ना, क्योंकि पतन है तो पानी के पास ही होगा। काकरा पारा, काकरा पारा, खाकरा, है ना, क्या बताया था मैंने इसका, गुजरात। बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लिखा ही है, बेंगलोर कहाँ है, बेंगलोर कर्नाटका में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, ये तो सबको पता है, ये हमारा दिल्ली के अंदर है। और अगर नहीं याद रहे तो ये याद रखना, इंदिरा गांधी एक पॉलिटिशियन थी। पॉलिटिशियन कहाँ बैठते हैं, संसद में। संसद क्या है, दिल्ली में। ठीक है जी, चलो मैप वाले क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब आ जाते हैं जी 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे, और अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कितने आ रखे हैं। ठीक है जी, चलो तो पहला क्वेश्चन जो ये लिखा हुआ है कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ठीक है, ये जो है मैं पहले तो देख लेता हूँ।
नहीं नहीं, इसकी पीडीएफ मैंने, चलो मैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी देखो आपको पीडीएफ के अंदर दिखाऊंगा, बट पहले देखो ये क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों में सामूहिक अपनेपन की भावना विकसित हुआ, इस कथन को की समीक्षा करें। अब मैं आपको दिखाता हूँ, टेलीग्राम पे ना इसकी पीडीएफ मैंने पहले से अपलोड कर रखी है। ठीक है, ये रहा हमारा मेन पॉइंट स्टडी का चैनल। ठीक है, और यहाँ पर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पांचों के पांचों चैप्टर के, ये सर्च किया, फाइल पे आया मैं, और यहाँ पर लिखा क्या मैंने, नेशनलिज्म इन इंडिया, और ये हिंदी में है। ठीक है, इसको मैंने खोल लिया। ठीक है जी, और सबसे एंड में आ जाओ। सबसे एंड में एक वाला क्वेश्चन ये रहा हमारा, सामूहिक अपनेपन की भावना वाला चैप्टर। ठीक है जी, सामूहिक अपनेपन की भावना जगाने के लिए क्या क्या किया गया, और ये सारा का सारा आंसर है। तो लोगों में सामूहिक अपनेपन, जहां भी आपको एग्जाम के अंदर सामूहिक अपनापन दिख जाए ना, कि सामूहिक अपनापन की भावना वगैरह जगाने के लिए, और भारत राष्ट्रवाद ऐसे वर्ड दे रखे हो, समझ जाना यही आंसर लिखना है, आंख बंद करके लिख देना। तो भारत में सामूहिक पहचान बनाने के लिए क्या क्या किया गया, भारत माता की छवि देखो, सारे के सारे लोग अलग अलग थे, ठीक है, बट सबको साथ में लाने के लिए एक भारत माता की इमेज बनाई गई। जब मैं बोलता हूँ भारत माता, तो भारत माता का क्या मतलब है कि वो सबकी माता है। हिंदू, ऐसे नहीं कि हिंदू की माता है, मुस्लिम की माता है, सिख की माता, सबकी माता है। ईच एंड एवरी वन जो इंडिया के अंदर रहता है वो सबकी माता है। तो ये ऐसा क्यों किया गया था, ताकि सारे साथ में आए। दूसरा, भारतीय लोक कथाओं का पुनर्जीवन किया गया था, यानी भारत में जो भी पुरानी पुरानी जो स्टोरीज थी हमारी सुपर हीरोज की, हीरोज की, है ना, जो हम, जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया था, है ना, बड़े बड़े राजाओं या जो भी चीजें थी, उन सबको दोबारा से लिखा गया, लोगों को बताया गया कि हमारा जो पास्ट था वो बहुत अच्छा है अंग्रेजों से, और आगे भी जब अंग्रेज चले जाएंगे तो हम और भी अच्छा कर सकते हैं। और इनको कलेक्ट करने में, ये जो लोक कथाएं कलेक्ट करने में रविंद्रनाथ टैगोर का भी बहुत बड़ा रोल था। और याद रखने, भारत माता की छवि जो है सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। और एक वंदे मातरम भी लिखा गया था, और वो वंदे मातरम जो है वो सबसे पहले आनंद मठ में लिखा गया था, जिसको लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, ये भी देखो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने खोल रखी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल आपको अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट है, चिन्हों और प्रतीकों का यूज किया गया। ठीक है, जैसे कि हमारा देखो, अब सब, हाँ, सब धर्मों के झंडे अलग होते हैं, ठीक है, सब राज्य के झंडे भी अलग है, तो इसलिए एक भारत का एक झंडा लाया गया, जिसमें सारे के सारे लोग जो है उस झंडे के नीचे बैठ, उस झंडे के साथ आंदोलन कर रहे थे, है ना, ताकि सब लोग साथ साथ में आए। अब सब अलग अलग अपने धर्म का झंडा लेके चलेंगे तो फिर क्या फायदा, है ना। तो सारे के सारे लोग साथ आए, इसी के लिए हमने क्या किया कि एक झंडा बनाया अपना, हमारा देश का प्रतीक बनाया। ओके, चलो नेक्स्ट है, इतिहास की पुनर्व्याख्या की गई, यानी इतिहास में जो भी हमारा इतिहास था, जो अंग्रेजों ने हमारे से छुपाया, किसके बारे में, हमारे रामानुजन के बारे में, हमारे आर्यभट्टा के बारे में, हमारे बहुत सारे चाणक्य के बारे में, ये सारे के सारे जो हमारे फिलोसफर थे, उनके बारे में, फिलोसफर हो गए हमारे, इतिहासकार हो गए, इनके बारे में जो है वो अंग्रेजों ने हमारे से बहुत छुपाया था, तो उनके बारे में दोबारा से लिखा गया और बताया गया कि हमारा जो पास्ट था वो बहुत ही अच्छा था, ताकि लोगों में एक तरह से देशभक्ति आए। तो ये सारी की सारी चीजें करी गई थी लोगों में देशभक्ति जगाने के लिए। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलो, सामूहिक अपनेपन की भावना, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। और वाला क्वेश्चन भी वैसे दे रखा है, आपको मिल जाएगा और वाला भी क्वेश्चन। तो मैं ढूंढूंगा तो यार टाइम लग जाएगा, आप ढूंढ लेना इसके अंदर। असहयोग आंदोलन, ये रहा, गांव में, ग्रामीण इलाके में असहयोग आंदोलन कैसे फैला, ये वही क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन जो गांव में कैसे फैला उसी के बारे में है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, अब ये सुन लो, गांव में कैसे फैला उसके बारे में। ठीक है, बेसिकली ये प्लांटेशन वाला है। चलो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। 1859 में ना ब्रिटिश एक एक्ट लेकर आई थी, जिसका नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, जिसमें ये बोला गया था कोई भी बंदा जो है वो हमारे बगानों से बाहर नहीं जा सकता। जो बगानों में काम कर रहे हैं उनको जाना है तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, बट अंग्रेज ऐसी परमिशन देते नहीं थे। जब बगानों के लोगों को पता चला कि गांधी जी एक स्वराज आंदोलन चला रहे हैं, तो उनको लगा कि जी गांधी जी है ना, उनको उनके इलाके में ज़मीन वगैरह देंगे, तो वो सारे के सारे बगान से बाहर निकल गए और बोला कि जी हम तो जा रहे हैं, आप अपना देख लो। अंग्रेजों को ये बोला। जब वो बाहर निकले, ठीक, जो कि अफवाह थी, ऐसा गांधी जी ने कुछ नहीं बोला था, उन्होंने ये नहीं बोला था कि मैं जमीन दूंगा, बट वो सारे के सारे बाहर निकले, रेलवे स्टेशन पे खड़े थे, तो वहां पर पुलिस वाले आए और उनको बहुत मारा, दोबारा से बगान में लेकर चले गए। तो ये एक जो है वो अफवाह फैल गई थी, बेसिकली हमारे असहयोग, मतलब गांधी जी के जो आइडिया था, गांधी जी का जो विचार था, उसको है ना गलत समझ लिया था हमारे प्लांटेशन के वर्कर ने। यस सर नो, क्लियर हो गया। चलो जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन है कि जी चावल उगाने के लिए और टी उगाने के लिए एक अच्छी क्लाइमेटिकल कंडीशन बताओ। तो ये रहा हमारा कृषि का चैप्टर, नीचे आ जाते हैं। बिल्कुल हमारा सेकंड क्वेश्चन ही दे रखा है, चावल उगाने के लिए कौन कौन सी परिस्थिति चाहिए आपको। तो चावल उगाने के लिए थोड़ा बता रखा है, चावल एक खरी सॉरी चावल जो है वो एक खरीफ फसल है, ठीक है जी। 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चाहिए उसे, और 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा तक की बारिश चाहिए इसे। चावल जो है वो भारत में चीन के बाद सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। चावल जो है वो जलोढ़ मृदा पे उगता है,
ठीक है, उसके लिए जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। चावल का उत्पादन ज़्यादातर भारत के उत्तर क्षेत्र में होता है, ठीक है, और जो हमारा उत्तर पश्चिमी मैदान है वहाँ पर भी होता है। सिंचाई की उत्तम तकनीकों के द्वारा चावल जो है वो पंजाब, हरियाणा, यूपी वगैरह में भी उगाया जा सकता है, ठीक है, उस एरिया के अंदर जहाँ पर बारिश वगैरह अच्छी खासी नहीं होती। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी स्थिति थी जिसका यूज़ करके आप चावल उगा सकते हो। अब थोड़ा सा टी के बारे में भी दे रखा था, है ना, टी के बारे में भी दे रखा था, टी के बारे में भी देख लेते हैं, चाय के बारे में है क्वेश्चन या नहीं है। चाय के बारे में वाणिज्यिक कृषि हो गया, नीचे आते हैं गहन कृषि। ओके, ये रहा चाय, चाय में वृद्धि वगैरह, मतलब चाय के बारे में बताना है। तो ये रहा चाय। चाय एक रोपड़ कृषि है। रोपड़ कृषि का मतलब क्या होता है, जो बहुत बड़े इलाके में उगाई जाती है ना एक साथ, उसको रोपड़ कृषि कहते हैं। अंग्रेज सबसे पहले भारत के अंदर लाए थे। अब ये रहा कि चाय कैसे उगाई जाती है। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, हुमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलाव वाले क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। चाय की जो झाड़ियाँ होती है को उगाने के लिए वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछार इसकी कोमल पत्तियों के विकास के लिए सहायक होती है। चाय जो है वो एक श्रम साधन उद्योग है, उसके लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बगान में ही संसाधित की जाती है, बगान में ही तोड़ ली जाती है वगैरह वगैरह, ठीक है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम वगैरह, और सबसे ज़्यादा तो असम में ही उगाया जाता है, ठीक है। और सन 2016 के अंदर चाय जो है मतलब चाइना के बाद सबसे ज़्यादा चाय भारत के अंदर भी उगाई गई थी। ओके, चलो, हो गया ये चाय और चावल वाला क्वेश्चन। अब आ जाते हैं थोड़ा, मतलब ये दोनों के दोनों हो गए, ये दोनों की दोनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में थे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है जीडीपी क्या है, और ये बताना है कि जो हमारे जो असंगठित क्षेत्र है उसमें जो वर्कर काम कर सकते हैं उनकी कंडीशन इंप्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो ये राजी हमारा, ठीक है, ये हमारा कौन सा चैप्टर था, हमारा सेकंड चैप्टर, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो जो वर्कर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए सरकार क्या कर सकती है। सबसे पहले तो सरकार को एक कानून बनाना चाहिए जिसमें उनकी सैलरी जो है वो न्यूनतम तय कर दे कि जी कम से कम आपको असंगठित क्षेत्र में लोगों को इतनी तो जॉब, इतनी तो सैलरी देनी देनी पड़ेगी। उनके जो काम के घंटे हैं वो तय करके कि जी इतना ही काम करवा सकते हो, उनको वैतनिक अवकाश मिल सके, इसके लिए भी सरकार को कानून वगैरह बनाना चाहिए। और साथ में सरकार को इन लोगों के लिए क्या करना चाहिए कि ब्याज, मतलब कम ब्याज तक और कम ब्याज पे लोन वगैरह भी दिलवाना चाहिए ताकि ये अपना बिजनेस वगैरह भी छोटा मोटा खोल पाए, ठीक है। और सरकार को मजदूरों की बुनियादी सुविधा भी प्रदान करनी चाहिए अगर हो सके तो, ऐसा ना उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहिए, ये सारी की सारी बातें। ओके, चलो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा कि जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कैसे निकाली जाती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री निकालती है इंडिया के अंदर। क्या करती है वो कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जो भी अंतिम वस्तुओं का जो मूल्य है उनको ऐड करके निकाला जाता है हमारा जीडीपी। और एग्जाम्पल के साथ बताना है, और एग्जाम्पल भी इसमें लिखा हुआ है, आप देखो एग्जाम्पल में कुछ नहीं करना। मैं चलो दिखा भी देता हूँ एग्जाम्पल मैंने जो लिखा हुआ है। ऊपर की तरफ आओगे तो पूरा ये बता रखा है कि हम इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेते, हम हमेशा कौन से गुड्स को लेते हैं, फाइनल गुड्स को लेते हैं, ठीक है। ये देखो जीडीपी निकालते वक्त हमेशा हम फाइनल गुड्स को लेते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं लेते, याद रखना ये बात। अगर ये पॉइंट लिख दिया ना आपने तो टीचर को पता चल जाएगा, बच्चे को आंसर आता है। तो कैसे निकालते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जो भी अंतिम वस्तुओं का मूल्य है उसको हम जोड़ देते हैं एक साल के अंदर, तो जीडीपी निकलता है। और जीडीपी जो होता है उसके अंदर हम मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं लेते, सिर्फ अंतिम वस्तुओं को लेते हैं। ओके, क्लियर हो गया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है कि 1992 के अंदर जो हमारा मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल चुका हूँ। अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी ना, अगर देखी हुई है तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 80 में से 80 के चांस है। एमसीक्यू जो है एक एक मार्क्स के लिए, उसको तो एमसीक्यू के आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो आ जाना, हम लाइव में प्रैक्टिस करेंगे। पर बाकी 5, 3, 2 नंबर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, मैं 100% श्योर हूँ। इसलिए दोबारा से बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखना मत भूलना, ठीक है। 1992 के अंदर जो आपको पता है कि विकेंद्रीकरण हुआ था, तो उसमें क्या क्या बातें बोली गई थी वो आपको बताना है। और क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट वाला कि भारतीय संविधान में संघ शब्द नहीं अपनाया गया है, और भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है, कथन की परख कीजिए। जस्ट अ सेकेंड।
चलो जी, अब रियली सॉरी, वो बार-बार जो है वो फ़ोन बज रहा था, ठीक है? इसके लिए मेरे को एक बार देखना पड़ा फ़ोन को, ठीक है? आई होप मेरी आवाज़ जो है अब आपको क्लियर भी आ रही हो। कहाँ पर थे जी हम? 1992 के अंदर जो बेसिकली हमारे संविधान के अंदर कौन-कौन से चेंज हुए थे वो आपको बताने हैं। तो ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 संघवाद, और ये 1992 में आप देखो बेसिकली ये चैप्टर के नोट्स है, और चैप्टर के नोट्स में मैंने लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना इम्पोर्टेंट। अब क्या-क्या पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं 1992 के, उसमें क्या-क्या बदलाव आए। सबसे पहले तो ये बोल दिया गया कि जो स्थानीय निकाय है, जो स्थानीय सरकार है, बेसिकली उनके चुनाव करवाना जो है वो कंपल्सरी कर दिया। संवैधानिक तौर पे उनके चुनाव जो है वो करवाए जाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट है कि जो स्थानीय निकाय है, उनके सदस्यों के पदों के लिए एक अनुसूचित जाति और इन सारी की सारी जातियों के लिए सीटें जो है वो आरक्षित कर दी जाएगी, और उसमें से भी जो 1/3 सीटें हैं ना, वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट है कि हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कराने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग बनाया जाएगा, बेसिकली जो चुनाव वगैरह करवाएगा। अंडरलाइन कर देना इसको एग्जाम के अंदर, ठीक है? चलो, और नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा जो है स्थानीय जो है स्वशासी निकायों को, यानी जो लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय सरकार, उनको भी देना पड़ेगा, उनके साथ भागीदारी वगैरह करनी पड़ेगी, ठीक है जी? चलो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या क्वेश्चन लिखा हुआ था कि भारतीय संविधान में संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। इस कथन का परख करें, ठीक है? तो आपको बताना है कि भारत एक संघवादी देश कैसे है, ठीक है? देखो, आपको ये बताना है कि अब है ना भारत के संविधान के अंदर जो जो बातें लिखी हुई है ना, जिससे पता चलता है कि भारत एक संघीय देश है, उसके बारे में बताना। जैसे भारत जो है वो एक संघीय देश है, और भारत के अंदर जो है वो 3 सूचियाँ हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। और जो केंद्र सूची है उस पे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची उस पे राज्य सरकार, समवर्ती सूची पर दोनों सरकार कानून बना सकती है। ये चीज़ ये दिखाता है कि भारत में संघीय सरकार है, और सब सरकारों की पावर जो है वो अलग अलग डिवाइडेड है। यस सर नो, ये सारे के सारे पॉइंट जो है इससे रिलेटेड ही लिखने हैं आपको। बेसिकली आपसे फेडरलिज्म के घुमा फिरा के फीचर ही पूछा है, और आपको ये भी लिख देना है कि बेसिकली ये जो है चीज़ हमने इसलिए अपनाई थी ताकि हमारे भारत के अंदर जो अलग अलग जो लोग हैं, जो विभिन्नता है, उनकी रिस्पेक्ट हो सके, ठीक है? चलो, अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 29 पे। टूरिज्म के बारे में बता रखा है कि भारत का जो है वो टूरिज्म बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो भारत का टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत इंक्रीज कर सकता है, उसके बारे में बताओ। तो आपको ये बता देना, भारत एक बहुत बड़ा देश है, भारत में लोग अलग अलग चीज़ों के लिए आते हैं, ठीक है? भारत का कल्चर बहुत अच्छा है, इको टूरिज्म के लिए लोग बहुत सारे आते हैं, ठीक है? और जो टूरिज्म है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि 1.5 करोड़ लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली जॉब देता है, विदेशी मुद्रा आती है, आधुनिकीकरण होता है, शहरीकरण होता है उस इलाके का जहाँ पर हमारे टूरिस्ट वगैरह आते हैं। ये सारी की सारी चीज़, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो के अंदर जो है वो मैंने करवा रखा है, ठीक है? अब यार ढूंढना पड़ता है ना, तो फिर ये देखो ये वाला क्वेश्चन, पर्यटन की महत्व, है ना? बेसिकली यही है। और ये रहा जी पर्यटन के बारे में, वही जो 150 लाख, वही 1.5 करोड़ हो गया, ठीक है? विदेशी लोग भारत के अंदर आते हैं, विरासत वगैरह देखते हैं, है ना? इको टूरिज्म के लिए आते हैं, रोमांच के लिए, एडवेंचर टूरिज्म के लिए आते हैं, ओके? और भारत के अंदर बहुत ज़्यादा संभावना है, और इसी के लिए जो उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। हर राज्य भी आप देखो कि एक अपनी ऐड निकालता है ना? कभी ये वाली सुनी है ना आपने, क्या नाम है, अमिताभ बच्चन की ऐड सुनी है कि आओ कभी गुजरात में, है ना? ऐसी वाली ऐड होती है। असम की भी ऐड होती है, गोवा की भी ऐड देखी है, ऐसी भी बहुत सारी, उत्तराखंड की भी ऐड आती है। तो बहुत सारे जो है वो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ऐड वगैरह निकाल रहे हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है लेजिस्लेचर में, मतलब इलेक्शन में, बहुत कम वुमेन्स खड़ी होती है, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो उसके पीछे रीज़न ये सारे के सारे लिखे हुए हैं। ये वाले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपलोड नहीं करे, बट मैं कर दूंगा, और अगर कर दिए होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बाकी सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ, सारे के सारे चैप्टर के एसएसटी के, ठीक है? चलो, पहला है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब है बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो वुमेन है ना, वो अच्छे फैसले नहीं ले सकती और अच्छा काम नहीं कर सकती, जो वादे किए उनको पूरा नहीं कर सकती। एक तो ये वजह है जिसकी वजह से वुमेन को लोग वोट नहीं देते, या वो नहीं चुन के आ पाती। दूसरा ये बात है कि बहुत सारे लोगों को ये भी बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं, ये यूएनडीपी की रिपोर्ट है जिसमें बहुत मतलब लोगों ने सर्वे किया, यूएनडीपी ने, तब उनको पता चला, जहाँ पर उनको ये पता चला कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो वुमेन्स होती है ना, वो बेसिकली एक मजबूत और बेहतर राजनीतिक नेता नहीं होती। ये लोग मानते हैं पुरुष ज़्यादा बेहतर होते हैं, इसकी वजह से जो है वुमेन्स को लोग वोट नहीं देते। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब 3 ही लिखने हैं वैसे तो, आपको 2 तो हो ही गए, तीसरा देख लेते हैं। एक अन्य प्रमुख कारक ये भी है कि महिलाओं के राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए पारिवारिक समर्थन है, ठीक है? आप देखोगे ना, बहुत कम ऐसी फीमेल होती है जो इंडिविजुअली खड़ी होती है। मेरे कहने का मतलब क्या होता है, ज़्यादातर है ना, अगर आपकी फैमिली के अंदर कोई पॉलिटिकल बंदा है, मेल है,
तो वो अपनी वाइफ को खड़ा करता है, बट वाइफ कभी खुद से इनिशिएट नहीं लेती, हमेशा पारिवारिक होता है। और जब पारिवारिक होता है तो सारे के सारे फैसले जो हैं वो अपने हस्बैंड से पूछ कर लेने पड़ते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजनीति में धन शक्ति की भूमिका महिलाओं के लिए राजनीतिक मंच पर प्रवेश करना कठिन बना दिया है। और आपको पता ही है, मतलब धन पैसे का वगैरह का यूज़ होता है, ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ होती है, जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं वो आगे नहीं बढ़ पाती, इलेक्शन लड़ भी नहीं पाती। तो ये सारे के सारे पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट तो ये आपको पता ही है, मी टू आंदोलन, मतलब हरासमेंट वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें भी होती है महिलाओं के साथ, तो इसकी वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं करती। जैसे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, एक किसी अकबर का लिखा हुआ था एग्जाम्पल, मैंने देखा था, ठीक है। हाँ, यूनियन मिनिस्टर थे एमजे अकबर नाम से, उनको पे भी एक यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। इसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन बताता हूँ। आपको याद है जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, जो हमारा विकास का, तो मैंने आपको बताया था ये 3 लाइनें कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल एंड व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर एंड पीपल चूज एट मिक्स ऑफ गोल। एंड जो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट था कि क्या कहते हैं उसको, यही वाला पॉइंट था, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। ऐसा क्यों है? अलग अलग लोगों के अलग अलग लक्ष्य क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी कंडीशन अलग अलग होती है, रहने का, सोचने का जो होता है तरीका वो अलग अलग होता है, उनकी कंडीशन अलग अलग होती है। इस वजह से अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है डेवलपमेंट गोल को लेके। मेरा डेवलपमेंट गोल कुछ अलग है, आपका डेवलपमेंट गोल कुछ अलग है। अभी आपका लक्ष्य क्या है? अच्छे मार्क्स लाना। क्या मेरा भी लक्ष्य यही है, अच्छे मार्क्स लाना? नहीं, मेरा लक्ष्य ये है कि आपके अच्छे मार्क्स दिलवाना। समझ रहे हो? तो हम दोनों के लक्ष्य अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन अलग अलग है। आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ। यस सर नो? तो बेसिकली अलग अलग लोगों के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की कंडीशन अलग अलग होती है, लोगों की स्थिति अलग अलग होती है, और लोगों के ड्रीम अलग होते हैं, लोगों की चाहत अलग होती है, ये सारी की सारी चीज़ें अलग होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि प्रिंट रेवोल्यूशन से सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आया? भारत की सोसाइटी पे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया। वुमेन्स का कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन बढ़ा प्रिंट आने की वजह से, यानी मुद्रण क्रांति आने की वजह से। और बहुत सारे देशों में आंदोलन भी हुए प्रिंट क्रांति की वजह से, जैसे आपको पता है वो मार्टिन लूथर किंग है ना, और दूसरे अपने फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है वो हमारा प्रिंट क्रांति या मुद्रण क्रांति का ही एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, प्रभाव है। तो ये सारे के सारे लिखने हैं। वैसे मैं बता दूं, ये वाला क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ के अंदर भी करवाया था। ये हमारा मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया का चैप्टर है। नेक्स्ट है कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ये तो देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है, और मेरे को लगता नहीं अब मैं इसको बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, बट ये बात आपको पता है। इटली के यूनिफिकेशन में आपको पता है ना, इटली का किंग किसको बनाया गया था? क्या किसको बनाया गया था? विक्टर इमैनुअल सेकंड को। और किसने अहम भूमिका निभाई थी इटली का यूनिफिकेशन करवाने में, एकीकरण करवाने में? चीफ मिनिस्टर कैवर, कमीलो द कैवर नाम था ना उसका। और ब्रिटेन का यूनिफिकेशन 1688 में सबसे पहले, ये भी क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ यार आपको, ठीक है। ये देखो, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, ब्रिटेन का, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करने हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है जी। चलो तो अब मैं ये देखो सिंपल सीधी बात है, अगर ये समझना चाहते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर दोबारा समझाऊंगा तो वो बच्चे जो ये वीडियो देख चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो बोलेंगे ये सारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना, तो इसीलिए। नेक्स्ट है कि जंगलों को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो? पेड़ को कम से कम काटा जाए, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो नवीकरणीय संसाधन है, मतलब जो गैर परंपरागत संसाधन है, उनका उपयोग करना चाहिए, है ना। जैसे सोलार एनर्जी, इन सब का यूज़ करके भी हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं और जंगलों को बचा सकते हैं, ठीक है जी। यस सर नो? जंगल, और दूसरी बात ये भी है, जंगलों को पहली बात तो कटने नहीं देना, डिफॉरेस्टेशन नहीं होने देना, ठीक है। और गैर परंपरागत जो हमारे संसाधन है उनका उपयोग करके भी हम जंगलों को सेव कर सकते हैं, क्योंकि लकड़ी वगैरह ली जाती है तो लकड़ी की जगह और किसी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक जो सरकार होती है वो बेटर होती है नॉन डेमो? ये तो बिल्कुल लोकतंत्र के परिणाम का बिल्कुल खोलोगे ना, नोट्स भी खोलोगे ना, सबसे पहला बॉक्स मैंने ये इसी का बना रखा है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही लिख रखा है ये पॉइंट मैंने। मेरे को पता है ये 5 नंबर में क्वेश्चन जो है वो डिट्टो आ जाता है, तो इसलिए अब कैसे है, क्योंकि जो हमारी क्या नाम है इसका, जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वहाँ पर लोगों की क्या होती है, रिस्पेक्ट होती है, डिग्निटी बनी रहती है लोगों की। यहाँ पर लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। जो यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक जो सरकार होती है, जो हमारी लोकतांत्रिक सरकार होती है, वो बेहतर होती है, क्योंकि यहाँ पर लोग ही अपने नेता को चुनते हैं। ये जवाबदेह होती है, ये वैध सरकार होती है। ये सारे के सारे पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, या कोई भी पार्टी, नेशनल पार्टी कब बनती है? पता है ना, 6% वोट लोकसभा में या 4 स्टेट में अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ती है, ठीक है। चलो और 4 लोकसभा की सीटें, ओके।
और ये वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, हमें पॉलिटिकल पार्टी की क्यों ज़रूरत है? हमें पॉलिटिकल पार्टी की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अगर हर बंदा एक एक सिर्फ अपने अपने इलाके से खड़ा होगा ना, तो वो सिर्फ अपने इलाके के लिए जवाबदेह होगा, वो कोई भी देश के लिए बड़ी नीति नहीं बना पाएगा, जिससे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है, ताकि जो भी आकांक्षा है लोगों की, उन सबको कुछ पॉइंट्स में समेटा जा सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि क्रेडिट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बताओ। तो एक एग्जांपल के साथ आपको लिख देना है। क्या लिखोगे कि एक पर्सन था, ठीक है, उसने लोन लिया उसने और अपना बिजनेस शुरू किया और उसने पैसे कमाए, लोगों को जॉब भी दी उसने और वो पैसा चुका भी दिया। तो लोन जो है वो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी जो है वो करता है। अब आपको दो काम करने हैं। पहली बात तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चली गया, इंपॉर्टेंस क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, है ना। ये वीडियो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन आपको दिखाए कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में मैंने कवर करवा रखे हैं। दूसरी बात, अब ये जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है ना, पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक इसका और एक इसका। वैसे तो मैं इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। मेन पॉइंट स्टडी जो है वो टेलीग्राम चैनल का नाम है और पीडीएफ वगैरह मैक्सिमम चैप्टर की यहाँ पर दे ही रखी है, तो इसको आप ज्वाइन वगैरह कर लेना। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। बाकी जैसे मैंने बोला कि पहला सैम्पल पेपर जो अपलोडेड है वो भी देख लेना। दूसरी बात है कि हमारा जो भरत कुमार खोरवाल वाला चैनल है, इसको बच्चे सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब छोड़ो यार, सब्सक्राइब देखो उस वो मैंने नहीं करता, बस इस पे है ना एमसीक्यू की जो मैराथन होगी ना, एक एक क्वेश्चन करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी क्वेश्चन एक भी मार्क्स कटे। ठीक है, बाकी जो हमारा दूसरा चैनल है भरत कुमार, ये पहली बात तो मेन पॉइंट टेक वाला अर्निंग से रिलेटेड वीडियो वगैरह बनाता हूँ, तो इसको भी आप सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। एग्जाम के बाद जो है वो इस पे वीडियो लगातार आएगी, क्योंकि मैं इस पे वीडियो अभी कम डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपके एग्जाम में किसी भी टाइप की डिस्ट्रैक्शन हो। यहाँ पर मैं ये बताता हूँ कि बच्चा कोई एनिमेशन वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करके कैसे अर्न कर सकता है ना। आप एनिमेशन वीडियो फ़ोन से कैसे बना सकते हो, लैपटॉप से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, वेबसाइट कैसे बना सकते हो, वेबसाइट से कितनी अर्निंग होती है, मोनेटाइजेशन क्या होता है, दूसरे की वीडियो यूट्यूब पे कॉपी करके कैसे अर्न कर सकते हो, ये सारी बातें। ठीक है, और बाकी आपने अगर अभी तक मेन पॉइंट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि हमारी जो है चैनल की फीस ही यही है। आपको मेन पॉइंट स्टडी का कोई कोर्स नहीं दिखेगा। मेन पॉइंट स्टडी की वेबसाइट पे आपको कोई ऐसा नहीं लिखा होगा कि जी पहले पे करो फिर ही आपको नोट्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नोट्स एकदम फ्री है मेन पॉइंट स्टडी की वेबसाइट पे। ठीक है, बट हमारे चैनल की एक फ़ीस है और वो फीस है जी एक लाइक, ठीक है, एक कमेंट और एक शेयर। शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो जिनको नोट्स नहीं मिल पाते, जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। ठीक है, और बाकी आप अगर इनडायरेक्टली सपोर्ट करना चाहो तो वेबसाइट पे जब आप जाओगे ना मेन पॉइंट स्टडी की, तो यहाँ पर आपको नीचे ऊपर की तरफ ये देखो नोट्स सारे के सारे यहाँ मिल जाएंगे। कॉन्ट्रीब्यूटर्स का बटन दे रखा होगा, यहाँ पर जाके आप हमको सपोर्ट कर सकते हो फाइनेंशियली। और ये है ना उन बच्चों के लिए है जो फाइनेंशियली स्टेबल है, उन बच्चों के लिए नहीं है जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। बच्चे कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे मार्क्स लाओ, दिल की शांति हो जाएगी। सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे लिए यही है कि आप अच्छे मार्क्स लाओ। जब 100 मार्क्स लेकर आओगे, 100 आउट ऑफ 100 या 80 आउट ऑफ 80 लेकर आओगे, जब आप अपनी मार्कशीट मेरे को सेंड करोगे और बोलोगे सर 0.2% पार्टिसिपेशन है सर, आपका थैंक यू, मेरे लिए वो बहुत है। ठीक है जी, अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत आए तो बताना। और बाकी सपोर्ट करना भी है तो इनडायरेक्टली जब आप वेबसाइट पे नोट्स वगैरह डाउनलोड करने आओगे ना, तो ऐड वगैरह मिलेगी, क्लिक करके 10-20 सेकंड रुक जाओगे, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट है। बट सबसे बढ़िया सपोर्ट है कि आप अच्छे से पढ़ो। ठीक है, बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो जो क्वेश्चन पूछे उनका आंसर का जवाब आंसर देना मत भूलना। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं आपका, ये बताना मयूरभंज जो है वो कहाँ पड़ता है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर सपोर्ट, बाय बाय।